नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 224। मैं हूं रिंकू और आपका स्वागत है आज के आरोग्य मंत्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड इस बीमारी के ऊपर। आज हमने आमंत्रित किया है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के डॉक्टर अतुल तेदरांत जी इनको, जो 20 वर्ष से इस क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए उनसे जानेंगे कि थायराइड ये बीमारी क्या है और ये महिलाओं को क्यों होती है और इसके कितने प्रकार है। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहूंगी कि थायराइड ये बीमारी क्या है और इसके ये कितना जानलेवा हो सकती है बीमारी। देखिए, जैसे आपने पूछा है कि थायराइड बीमारी, तो थायराइड एक्चुअली एक ग्लैंड है अपने शरीर में, जो कि एडम्स एप्पल यानी गले के जो पार्ट है उसमें एडम्स एप्पल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें दोनों साइड में होता है। ओके, उसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, या अवटुका ग्रंथि, संस्कृत में उसको ट्रांसलेटेड वर्ड है। तो ये थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि का काम क्या होता है? हार्मोन सिक्रीट करना। क्या हार्मोन सिक्रीट करती है वो? थायराइड हार्मोन, उसे थायरॉक्सिन कहा जाता है। और दूसरा T4 जैसे कहा था, T4। और उसके बाद ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी एक T3 नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करती है। तो ऐसे 2 हार्मोन उसके सिक्रीट करने का काम है। इसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन T4 होता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो शरीर में बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, शरीर की ग्रोथ है, प्यूबर्टी लाना है, अपना हार्मोनल बैलेंस देखना है, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म को देखना है, उसके अलावा एनर्जी को तैयार करना है, और आपकी साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत काम करता है। तो अब ये थायराइड ग्लैंड किसके कंट्रोल में होती है? तो आपके ब्रेन में एक छोटी सी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस में, उसे पीयूषिका ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। वहाँ से सिक्रीट हुआ जो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और उस हिसाब से थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन करती है। उसका फंक्शन क्या? T3 और T4 को सिक्रीट करना, T3 T4 को सिक्रीट करना। अब ये जो साइकिल है फीडबैक मैकेनिज्म में काम करती है। ये साइकिल जहाँ डिस्टर्ब हो जाती है या थायराइड ग्लैंड के कुछ फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब हम उसे थायराइड की बीमारी कहते हैं। अब आपने पूछा है कि कितनी जानलेवा हो सकती है। तो थायराइड की बीमारी इमीडिएटली हार्ट अटैक जैसी या BP, हाइपरटेंशन जैसी अचानक से आपको जानलेवा साबित नहीं होती। वो इनडायरेक्टली जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली जानलेवा साबित नहीं होती। सो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारा समय मिल जाता है, इसलिए वो थायराइड की बीमारी एकदम से जानलेवा नहीं हो सकती। ठीक है, वो धीरे धीरे दूसरी बीमारियों को तैयार करके शरीर में प्रॉब्लम तैयार कर सकती है, वो डायरेक्टली जानलेवा नहीं। जी, तो ये जो बीमारी है ये किस की कमी के कारण ये होती है बीमारी? देखिए, अब थायराइड की बीमारी है उसको फिर अलग अलग कैटेगरीज में हम देखते हैं। तो उसमें मेजर जो लोगों को कॉमनली मालूम है वो घेंगा, गॉइटर सुना होगा आपने, जिसको हम गलगंड भी कहते हैं मराठी भाषा में। तो थायराइड ग्लैंड की ओवर ग्रोथ से होता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है? तो यूजुअली देखो, आप नमक हम जो खाते हो आयोडीन युक्त नमक हम खाते हैं। तो यूजुअली जब आपकी नमक में या फिर आपके आहार में आयोडीन की मात्रा कमी हो जाए, तब जो हार्मोन थायरॉक्सिन है वो सिक्रीट करते समय थायराइड ग्लैंड को मुश्किल जाती है। तो इसलिए थायराइड ग्लैंड अपना साइज बढ़ा लेती है और अपना और ज़्यादा थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के चक्कर में वो अपना साइज बढ़ा लेती है, तब वो ग्लैंड बढ़ जाती है, उसे हम गॉइटर कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे नोड्यूल्स भी कभी कभी थायराइड ग्लैंड में डेवलप हो जाते हैं, छोटी छोटी गांठें आती है जो कि कैंसर की नहीं रहती, उसे नॉन मैलिग्नेंट या बिनाइन कहा जा सकता है। तो वो एक बीमारी है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन केवल थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब होगा। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस थे अभी जो बताया। अभी फंक्शनल चेंजेस में क्या होता है कि कभी कभी थायराइड ग्लैंड में T4 और T3 की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है, उसे हाइपर थायराइडिज्म हम कहते हैं। और दूसरा एक प्रकार होता है उसमें T4 और T3 की मात्रा कम हो जाती है, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म ये और 2 उसमें प्रॉब्लम आते हैं। इसके अलावा थायराइडाइटिस, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग आ जाना, उसकी टिश्यूज़ में स्वेलिंग आ जाना, ये एक प्रकार आपको दिखता है। उसके बाद थायराइड का कैंसर, ठीक है, कार्सिनोमा, ये एक प्रकार आपको थायराइड की बीमारी में नज़र आता है। तो अब इसमें कैंसर वाली जो प्रॉब्लम्स है, कैंसर कार्सिनोजेनिक जो डिजीजेस है वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इस प्रकार की 6 बीमारियाँ या 5-6 टाइप की बीमारी आपको थायराइड की
रेफरेंस में नज़र आती है। तो जैसे ये थायराइड बीमारी है तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, या फिर इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं क्या? हाँ, अब जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, तो जैसे एंडोक्रोनोलॉजी एक स्पेशल ब्रांच है जो थायराइड से या फिर हार्मोनोलॉजी से संबंधित है। तो थायराइड के रेफरेंस में अगर हाइपर है या हाइपो है तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म को हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं और फिर उस काइंड की मेडिसिन देके उसको लेवलाइज किया जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म में हम T4 देके उसको मेंटेन करते हैं। मॉडर्न टेक्स्ट में या मॉडर्न थेरेपी में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेद का उसका दृष्टिकोण क्या है? तो आयुर्वेद के हिसाब से ये बीमारी लेवल में रह सकती है या जड़ से भी हट सकती है, यानी आपको कोई भी थायरोक्सिन की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी कुछ मेडिसिन देते हैं, सिंपल आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को एब्सोल्युटली बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से T3, T4, TSH तीनों का लेवल अपनी मात्रा में रहता है और आपके थायराइड फंक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। एक बार थायराइड फंक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है कि बाकी हार्मोनोलॉजी भी आपकी सही नज़र आती है। जैसे कि आपने लक्षणों में देखा होगा कि हाइपरथायराइड आदमी एकदम स्लिम हो जाता है, हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपर इरिटेबल होता है, गुस्सा आ जाना, मेटाबॉलिज्म बढ़ देना, बहुत खाना लेकिन स्लिम दिखना, इस काइंड के लक्षण। उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है और वो हाइपर एक्टिव, यानी कुछ अलग ही प्रकार का लगता है। अब हाइपो में हम देखते हैं कि हाइपो में क्या हो जाता है कि आदमी मोटा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, उसको हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ नज़र आती है, उसका मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है, वो एकदम लेथार्जिक फील करता है, ढीला रहता है, एंड उसके डिप्रेशन में भी जाता है, वो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी उसमें आते हैं। तो इस काइंड की हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण नज़र आते हैं। सो इन दोनों को बैलेंस करना ये ध्यान में आना ज़रूरी है। उसके बाद हम थायराइड टेस्ट जब कराते हैं, स्पेशली लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आती है। तो बाद में जाके आयुर्वेदिक मेडिसिन देके, अगर उसको ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही तो उसके साथ, या फिर नहीं चल रही तो आयुर्वेदिक मेडिसिन देख के उसको हम बैलेंस करते हैं। और कुछ समय, इसको थोड़ा टाइम लगता है, हार्मोनोलॉजी बैलेंस करने में समय लगता है, तो वो हम लोग उसको बैलेंस करके थायराइड का फंक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल ला सकते हैं। तो इतना आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्ट्रेंथ डेफिनेटली हमने होते हुए देखा है। तो डॉक्टर, ये जो बीमारी है क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? ये नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है, फैलने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम की बीमारी, जैसे हार्ट की बीमारी थोड़ी ना फैलती। लेकिन हाँ, जेनेटिकली ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके मदर एंड फादर में थायराइड का इशू रहा है, या फिर प्रेगनेंसी में फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो उसके बेबी को हो सकता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शियस नहीं, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाते। जी, तो अगर किसी व्यक्ति को अगर थायराइड हुआ है और उसका लेवल भी कभी रहता है कि उसको इस तरह की, मतलब इतने लेवल की गोलियां खानी चाहिए, एक लेवल जो है वो डॉक्टर से पूछताछ के बाद में फिर वो लेता है, तो कितनी लेवल उसको मेंटेन करके रखनी चाहिए ताकि वो खुद को एनर्जेटिक फील करा सके? देखिए, थायराइड फंक्शन एक टेस्ट आता है थायराइड प्रोफाइल में, उसमें T3, T4 और TSH। तो T3 की लेवल जो होती है 80 to 220 नैनोग्राम पर DL, इस अमाउंट उसमें रहना चाहिए। तो 80 to 120 यानी एकदम 80 to 220 यानी एकदम 220 के पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, बीच में या फिर थोड़ा लोअर साइड में उसकी लेवल हो। T4 की लेवल हम देखते हैं कि 5 to 12 माइक्रोग्राम पर DL, ये उसका नॉर्मल रेंज है, उस लेवल में उसको रहना चाहिए। अब T4 अचानक से 12 के ऊपर चला गया, या फिर कई बार 50, 60, 150 तक हमने T4 देखे, वो हाइपर एक्टिव केस में चला जाता है। और T4 अगर 5 से नीचे चला जाता है तो हाइपो में चला जाता है। कंपेरेटिवली फिर TSH और T4 वो एक दूसरे को एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, यानी फीडबैक मैकेनिज्म में काम करते हैं। क्या TSH की लेवल को हम सबसे पहले जनरली TSH ही टेस्ट करते हैं रेफरेंस के लिए, तो वो दैट लेवल शुड बी 5 to 4.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, इस लेवल में होना चाहिए। अगर लेवल आपकी डिस्टर्ब हो रही है या हायर साइड में या लोअर साइड में, बहुत लोअर साइड में जा रही है, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, फिर आपको मेडिसिन देंगे। अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप थायरोक्सिन देंगे, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस ट्रीट करने के लिए वो आपको उस काइंड की मेडिसिन देंगे। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको बैलेंस करने वाली मेडिसिन देंगे, तो दैट कैन बी ट्रीटेड। इस तरीके से आप वो लेवल को बैलेंस करके, लेवल में अब लेवल तो हम लोग हर बार चेक नहीं करते, बट हमें साइन एंड सिम्टम्स समझ में आता है कि हो सकता है कि इसको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है। उस समय फिर सिंपल थायराइड प्रोफाइल करने के लिए सुबह मॉर्निंग सैंपल 7 से 9 के बीच में ही दिया जाता है। थायराइड टेस्ट रैंडमली कभी ना करें, सुबह मॉर्निंग 7 to 9 उसको सैंपल देना चाहिए, तब आपकी थायराइड की लेवल एग्जैक्ट आएगी, वही लेवल रेफरेंस के तौर पे डॉक्टर को दिखाइए, तो आपका ट्रीटमेंट, मतलब मरीज के लक्षण देख के ही फिर डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको कितने लेवल की जो गोलियां है वो लेनी चाहिए। यस, यानी वो TSH कितना है, T4 कितना है, उस हिसाब से
क्योंकि हाइपो है कि हाइपर वो डिसाइड करेंगे decide। और उस हिसाब से हार्मोन को बैलेंस करेंगे। जी, जैसे कि आपने भी पहले इसमें बताया था हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में आपने बताया था, तो ये दोनों इसमें अंतर क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या आप बताना चाहोगे? हाइपर का मतलब हाइपर इरिटेबिलिटी और लक्षण, यानी हाइपर में क्या हो रहा है कि थायरोक्सिन की लेवल बहुत बढ़ गई है, T4 की लेवल, इसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा, T4 का काम ही है ना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, हाँ। एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, वो तो T4 की लेवल जब बढ़ जाएगी तो हाइपर एक्टिव पेशेंट हो जाएगा, स्लिम लिखेगा, उसको मेड खाएगा लेकिन शरीर में नहीं लगेगा, वो इरिटेबल ज़्यादा रहेगा, गुस्सा जल्दी आएगा उसको, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा उसका हो, परस्पिरेशन होगा, ऐसी चीज़ें हाइपर में दिखती है। और हाइपो में एकदम उल्टा दिखेगा कि ओबेज होगा, लेथार्जिक दिखेगा, ढीला दिखेगा, धीरे से बात करेगा और उसको डिप्रेशन में जाने की टेंडेंसी भी रहती है। सो ये दोनों ही चीज़ें आपको दोनों एकदम उल्टी दिखते हैं हाइपो और हाइपर में। तो वो लक्षण देख के ही थायराइड की टेस्ट की जाएगी, देन इट विल बी डिसाइडेड, लक्षणों से भी और फिर डायग्नोसिस से भी कि किस लेवल तक उसकी थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हुई है, उस हिसाब से उसको मेडिसिन देके बैलेंस किया जाए। तो डॉक्टर, जैसे कि अभी देखा जाता है कि महिलाओं को ही ज़्यादा थायराइड होता है, महिलाओं को ही ज़्यादा समस्या रहती है, तो महिलाओं को ये समस्या क्यों होती है और उनको ये नहीं हो बीमारी तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, फीमेल्स में ये हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा देखिए, फीमेल्स में मेल्स के कंपेरिजन में फीमेल्स में आप देखोगे कि दे हैव यूटरस एंड अदर हार्मोन्स, सो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस फीमेल्स में ज़्यादा होने के चांसेस, दे आर ससेप्टेबल टू दिस थिंग्स। सो अब इस प्रिवेंटिव ऑफ थायराइड में क्या करना चाहिए, हम लोग जैसे बताते हैं कि सोते समय आप तकिया ऊंचा ना लें, आपकी थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, आप ऊंचा तकिया लोगे तो आपकी गर्दन ऐसे आ जाएगी और ये जो पार्ट है वो कॉम्प्रेस होगा, सोओगे 8 घंटा वो कॉम्प्रेस रहेगा, तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आते हुए देखिए। नॉर्मली अगर बॉर्डर लाइन डिस्टर्बेंसेस है तो हम लोग बिना मेडिसिन के उनको केवल बोलते हैं कि आप तकिया हटा लो, तकिया यूज़ करना सही नहीं होता है थायराइड के लिए। वो एक चीज़ बताते हैं, नॉर्मल डाइट पैटर्न आपका होना ज़रूरी है, जिसमें आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेज, फ्रेश रहना, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। हाँ, अब जैसे फीमेल की बात किया तो आपको कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड रीजन से, अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी थायराइड डिस्टर्बेंसेस देखे जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी में ही वो प्रेगनेंसी में एक चीज़ देखे जाते हैं, yes, थायराइड yes। उसमें डिटेक्ट होता है। हाँ, प्रेगनेंसी में वो थायराइड बहुत बार देखा है, इसलिए प्रेगनेंसी रहने से पहले, इवन प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी थायराइड की टेस्ट की जाती है, स्पेशली TSH, T4, T3, और फिर उस हिसाब से उनको मेडिसिन देके बैलेंस भी किया जाता है। कई बार वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड रहता है, एक बार प्रेगनेंसी निकल गई, नॉर्मल हो गई वो, कि फिर वो अपने आप से हट जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ देखा होगा आपने, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखा होगा, तो प्रेगनेंसी निकल जाएंगे तो सब सही हो जाता है। लेकिन किसी किसी को प्रेगनेंसी होने के बाद भी थायराइड का वो Yes। रहता ही है, तो कुछ लोगों को नहीं यानी वो निकलता नहीं है, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फिर मतलब वो उनको लाइफ टाइम के लिए फिर वही रहता है, मतलब थायराइड एलोपैथी वाले लाइफ टाइम के लिए देते हैं, आयुर्वेद वाले उसको छुड़वा सकते हैं। तो इसमें किसी थायराइड के जो पेशेंट है उसकी क्या मौत हो सकती है इस बीमारी से? नहीं, थायराइड की वजह से डायरेक्ट मौत ऐसा बहुत कम देखा गया। थायराइड की वजह से अगर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस तैयार होते हैं तो होते हुए देखा जाता है, जैसे हाइपर इरिटेबिलिटी, उसमें हार्ट अटैक आ गया या फिर ये हो गया, स्ट्रोक आ गया, तो उसका कारण हो सकता है बैकअप में थायराइड। जैसे थायराइड हार्मोन है और हार्मोन्स का इम्पैक्ट शरीर में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हार्मोनोलॉजी को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा थायराइड की वजह से मर गया ऐसा बहुत कम सुनने में आएगा। थायराइड की वजह से बाकी डिस्टर्बेंसेस होते गए, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती गई, डायबिटीज़ डेवलप हो गया या फिर स्ट्रोक आ गया, हाइपरटेंशन डेवलप हो गया या हार्ट डिजीज़ डेवलप हो गया, तो उसके लिए बाकी उन डिजीज़ के भी कारण होना ज़रूरी है ना, एकदम से थायराइड के कारण ही ऐसा होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा बहुत कम देखा जाए। तो डॉक्टर, आप जनता को क्या बताना चाहोगे, कोई मैसेज थायराइड के ऊपर? हाँ, थायराइड अवेयरनेस आवश्यक है, खासकर महिलाओं में। पुरुषों में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन स्त्रियों में बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखा जाता है। इसलिए बेसिक चीज़ है कि आप थोड़ा सा फ्रेश रहे, एक्सरसाइज करें, सोते समय तकिया ना लें, बहुत ज़रूरी है वो, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें, इसके अलावा थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें, तो हार्मोनोलॉजी आपकी बैलेंस रहेगी। और अपने आप की तरफ ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है आपके इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी लेवल्स को रूटीन चेकअप में देखें। अगर नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके लेवल्स में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस है, जितना है उस हिसाब से डॉक्टर आपको मैनेज करें। जी, थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है थायराइड के ऊपर, और जो प्रकार आते हैं थायराइड में अपने उसके ऊपर भी आपने जानकारी दी है। तो दर्शकों, अगली बार हम फिर से मिलेंगे आरोग्य मंत्रा में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर अतुल तेदरादी से और अन्य किसी विशेष बीमारी के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24।
इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।